बहुत लंबे समय तक भारत के आजादी के बाद और आजादी के पहले भी जब राजनीतिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जहां पर लोग चुनाव लड़ने लगे, अंग्रेजों के टाइम पे भी चुनाव लड़े जाते थे और लोग जीत के लोकल असेंबलीज में जाने लगे या पार्लियामेंट में, जिसे आप अभी विधानसभा कहते हो, पार्लियामेंट में वहां पर जाने लगे। हम वहां उस समय से लेके आज के इस समय तक एक आइडियोलॉजी का उगम हुआ, उस आइडियोलॉजी का जिसको हम आज कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई, यानी समाज में दबे कुचले समाज के लोगों की राजनीति करना, उनके हक, उनके अधिकारों की बात करने वाले संगठन बने, राजनीतिक पक्ष बने, वो कुछ हारे कुछ जीत के गए। नए पॉलिटिकल सिचुएशन में एक नई थ्योरी की जरूरत है। थ्योरेटिकली अगर स्ट्रांग हो गए तो जमीनी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई के जो विचार, आरपीआई कैसा काम करेगी और उसकी संरचना कैसी होगी, उसके लिए लिखकर रखा, कुछ बातें लिखकर रखी और वह बातें 1957 में प्रबुद्ध भारत के एडिशन में पब्लिश हुई और उसी के बाद आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी बनी। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही बाबा साहब के नए थॉट लोगों को पता चले, लोगों में जोश आ गया, दुगना जोश। की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस, उसमें बाबा साहब ने कहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनटचेबल टू गेट देयर स्टेक इन लोकल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और ये कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी, 8 जुलाई को हुई थी। तो उसी हवाले से हमारा ये मानना था कि तार्किक बनता है कि हम हमारा जो कार्यक्रम है, ये आम्बेडकरिक राजनीति की दशा और दिशा, वो नागपुर में ही करें। तो जब हमें 1942 में जब अवगत हो चुका था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो आज 2024 में आकर भी हम देखते हैं कि हम वो पॉलिटिकल पावर अभी तक अपना नहीं पाए हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? शायद ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा फॉर्मूला, ऐसा कोई समीकरण नहीं बिठा पाए जिसकी वजह से हम आज ये जो दशा कह लीजिए वो देखने को वो हम देख रहे हैं। तो इसी विषय में चर्चा करने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो हमारे नेतृत्व है तो उनके द्वारा जो लीड की पार्टियां हैं, उनकी आज अवस्था देखे, एक हालत देखे, जो दशा देखे, तो हमें समझ आता है कि आज शायद हमारी राजनीति में हम जीरो पे है। कहीं पे आजाद समाज पार्टी की एक सीट है, तमिलनाडु के जो वीसी की पार्टी है,
तो उनकी कुछ 2-3 सीट है। उसके बावजूद हमारे हाथ में राजनीतिक आंदोलन में ऐसा कुछ देखने लायक जो हम दिखा सके वैसा कुछ तो है नहीं। और इसका सदा ये कहता आ रहा है कि हम राजनीतिक आंदोलन में हार ही चुके हैं। हमारे पास ऐसा कोई बचा नहीं है राजनीतिक आंदोलन के हम जिसके बारे में हम बड़े गर्व से बोल सके यार हमने बहुत कुछ पा लिया है। जब सामाजिक न्याय की बात आती है, आज आप देखेंगे कि ये जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है जो राजनीति के बहुत ही केंद्र में रहा है। आप भी ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें भी हमने वही लिखा है कि जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, जो पिछड़े समाज के मुद्दे हैं, जो बैकलॉग के मुद्दे हैं और जो इवन प्राइवेट सेक्टर के आरक्षण में भी मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे जो है वो पिछले कई दशकों से अंबेडकरवादी राजनीति जो बहुजन राजनीति है उसके केंद्र में रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दों के ऊपर आज हम लोग उस मुद्दों को केंद्र में रख के आज हम लोग उतना कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। उन मुद्दों को केंद्र में रख के जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि आज जिन मुद्दों को हमने उसका ढांचा बनाया, जिन मुद्दों का हमने फाउंडेशन बनाया, जिन मुद्दों के लिए हमने पिछले कई दशकों में इतना काम किया, उन मुद्दों को लेकर कोई और पार्टियां जो है वो अपनी राजनीति सफल बनाने में कामयाब रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है उसको केंद्र में रखकर पिछले कई सालों जो हमने काम किया उसमें हम लोग केवल और केवल 0 सीट ला सके। हमारी जितनी पार्टियां हो, आप वीबीए देख सकते हैं, आप बीएसपी देख सकते हैं, या फिर हमारी अदर जो पार्टियां है, पूरे भारत भर की पार्टियां आप देखिए, 0 वोट आना या फिर समर्थकों का एकदम वोट शेयर जो है वो गिर जाना, ये सारी जो परिस्थितियां है इसके ऊपर एक विचार मिनिमम एक मंथन होना चाहिए। यह जरूरी मुद्दा था। जब आप राजनीति की बात करते हैं पूरी तरह से, तो ये जो सामाजिक न्याय का विमर्श है इसकी नींव हमने डाली है, इसका निर्माण हमने किया है, उसका प्रचार प्रसार हमने बनाया, हमारे लोगों ने बनाया। जो पिछड़ा गरीब समाज है, दलित शोषित समाज है, उसको राजनीति के केंद्र में हमने रखा। संविधान की रक्षा करना, इस मुद्दे को भी हमने राजनीति के केंद्र में रखा। जब जो पार्टियां संविधान का उस वक्त हनन कर रही थी तब हमारे लोग संविधान के रक्षा के लिए रास्ते पे उतर रहे थे। उस वक्त भी हमने संविधान के रक्षा के मुद्दे जो है वो राजनीतिक केंद्र में रखे। लेकिन इतना सब कुछ इतने साल काम करने के बावजूद भी अगर आज हम लोग देखते हैं, खास करके पिछले 10 साल का इतिहास देखते हैं, तो हम लोग हमारे जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उनको लेकर एक जो राजनीति जो है बड़ी, जो उसमें हम बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर पाए, कुछ इम्पैक्ट नहीं ला पाए। एक टोकनाइज लीडरशिप जो है जिसको काशीराम साहब बहुत बार चमचा बोलते थे, तो उनका भी राइज हो रहा है, वो भी बढ़ रही है। और खास करके 2024 का इलेक्शन जो मैंने बार बार उसको रेफर कर रहा हूं कि आइस्का ने जो बार बार बोला कि हम जो राजनीति है उसमें हार चुके हैं, तो उसके ऊपर हमारे पास कोई विचार मंथन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या। जैसे आप देखेंगे अभी गोंदिया में कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी को शायद कल है प्रोग्राम, तो ऑर्गेनाइज करने वाले। लेकिन इलेक्शन के बाद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो एक समाज के तौर पे, एक सामाजिक आंदोलन के तौर पे हमारी राजनीतिक दशा और दिशा क्या है उसको इवेल्युएट करे। सवाल यह है कि पिछड़े वर्ग का लोकतंत्र में एकदम कम से कम रिप्रेजेंट, शून्य के करीब जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारी जो राजनीति है उसमें दलित समाज का एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का एग्जिस्ट ही ना करना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक नैतिक सवाल है और इस सवाल के बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने, जिन पार्टियों ने आज तक संविधान का हनन किया, उन्हीं पार्टियों ने हमारे मुद्दों को केंद्र में रखकर आज उनको मुख्य एजेंडा बनाने का काम किया। लेकिन इस इलेक्शन में कई हद तक हमारे लोग, हमारी पार्टियां, अंबेडकरवादी पार्टियां खास करके उस मुद्दों में असफल रही। जो शून्य सीट लाना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों का शेयर गिर रहा है, समर्थकों में हुआ जो अविश्वास है, तो वो जो सारे सवाल है उनके ऊपर एक मंथन हो, एक डिस्कशन हो, इसलिए यह प्रोग्राम रखा गया है। हम और भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। हम यह बोल सकते हैं कि क्या दलितों का जो वोट है, जो पिछड़े समाज का जो वोट है, उसके वोट को क्या हल्के में लिया जा रहा है? सवाल है आपके सामने। क्या पहले जैसे बोला, क्या राजनीतिक तकनीकों में सुधार लाना आवश्यक है? वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा ये है कि सबसे जरूरी ये सवाल है,
ये सवाल है कि क्या केडर बेस्ड आंबेडकरवादी राजनीति का अंत हो रहा है? केडर बेस्ड जो शब्द है वो बहुत जरूरी है। राजनीति तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या काशीराम साहब ने जैसे आंदोलन बनाया, जैसे बाबा साहब जिस प्रोफेशनल सोशल मूवमेंट की बात करते थे, उस तरीके से हमारी जो आंबेडकरवादी राजनीति है उसका केडर बेस्ड जो मूवमेंट है उसका क्या अंत हो रहा है? वो सवाल हमारे सामने है। दूसरा एक सवाल है कि एक तरफ अनेकों टुकड़ों में बटा हमारा राजनीतिक जो पार्टियां है वो है, दूसरी तरफ हमारे कुछ सामाजिक संगठन हैं जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं। जो सामाजिक संगठन है उनमें और इन राजनीतिक पार्टियों के बीच में कुछ समन्वय हमको दिखता है क्या? क्या हमारी राजनीतिक पार्टियों के बेस पे कोई ऐसा सोशल मूवमेंट है क्या जिसको काशीराम साहब गैर राजनीतिक जड़ें बोलते थे? क्या उनको मजबूत करने के लिए क्या काम हो रहा है? क्या इन सामाजिक संगठनों के बीच में और राजनीतिक पार्टियों में वो उस तरह का समन्वय हमें दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वो जो मूलभूत सवाल है उसके ऊपर बात करना जरूरी था। इसलिए शायद वो प्रोग्राम जो है कि एक सामाजिक मंथन हो। ये जो सवाल है, इन सवालों के जवाब को जब हम ढूंढने जाएंगे तो हमको असली दशा और उसके लिए दिशा मिलने का कार्य मिलेगा। और एक सवाल है मूलभूत, वो सवाल यह है कि क्या अंबेडकरवादी राजनीति सिर्फ करिश्माई नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसको कैरिस्मेटिक लीडरशिप बोलते हैं? क्या हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट है या फिर कोई एक ऐसा नेता है किसी एक पर्सनैलिटी के खिलाफ वो अराउंड वो मूवमेंट घूम रहा है? तो वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके ऊपर भी बात होना जरूरी है। कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट का जो फोर्स होता है वो किसी भी आंदोलन के लिए बहुत जरूरी होता है, और खास करके जब राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं तो उसके लिए जो ढांचे की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी सवाल का यहाँ पे जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मान्यवर जो बैठे हैं वो मुझसे बहुत सीनियर है और वो उनका बहुत सारा वो उनके उस जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो वो अपने मुद्दे रखेंगे। मैं सिर्फ कुछ सवालों को आपके सामने छोड़ रहा हूँ, वो सवालों के बारे में आप भी सोचिए और उस सवालों को शायद आपको इस प्लेटफॉर्म से वो जवाब मिलेंगे। खास करके और एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने बचता है, वो सवाल ये है कि हमारी जो अंबेडकरवादी राजनीति है उसके जो सेंटर में हम बोलेंगे इंटरनल डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, आंतरिक लोकतांत्रिक रचना जिसको बोलते हैं, क्या वो है? हमारी राजनीतिक पार्टियों में लोकतांत्रिक रचना का अभाव है क्या? तो वो कुछ सवाल है जिन सवालों के ऊपर आपको शायद इस प्लेटफॉर्म से जवाब मिलेंगे। मैंने जैसे कहा कि मैं किसी भी सवाल का यहाँ पे जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ और हमारे जो मान्यवर हैं वो आपको उन सवालों के जवाब के एकदम डीप में लेके जाएंगे। क्या हो सकता है, क्या सवाल है, या फिर क्या एनालिसिस हो सकता है उन चीज़ों का। जस्ट एक महीने पहले हम लोगों ने एक बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन देखा। उस इलेक्शन में वो ऐतिहासिक इलेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार सामाजिक न्याय और संविधान का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा किया। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा कि सामाजिक न्याय की जो भूमिका है उसको बनाने और उसको मजबूत करने के लिए आज तक जिन शक्तियों ने उसको बड़ा किया और उसको मजबूत किया वो लगभग हाशिए पर आ चुकी है। और ये जो संविधान बचाने की कवायद हुई कि संविधान को बचाना पड़ेगा, सामाजिक न्याय खतरे में है और लड़ाई संविधान को बचाने और उसको जलाने वालों के बीच में ये जो लड़ाई हम लोग ने तैयार की, जो कांग्रेस पार्टी ने तैयार की, उसका हम लोगों को पता चलता है कि उसमें हम लोगों को लामबंद किया गया, उसमें हम लोगों को मोबिलाइज किया गया और कांग्रेस को एक तरीके से पूर्ण ऊर्जा इसी एक मूवमेंट से हम लोग को दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ से जो दूसरा एक गहरा पहलू है जो इन जनरल रणदीप इससे पहले बोल चुके कि जो दलित पार्टियां हैं, कि दलित पार्टियां पूरे देश भर में, सिर्फ महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन तमिलनाडु में और बिहार में जो दलित पार्टियां हैं उनका जो रास हुआ है, उनका जो बेदखली हुई है, उनका जो हाशिए पर जाना हुआ है इस इलेक्शन में, वो अपने आप में चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि यही वो पार्टियां थी जिन्होंने दलित राजनीति को नई चेतना दी। बाबा साहब सिर्फ उसी पे नहीं कि हम लोगों के संविधान के आधार पर हम लोगों को अलग अलग संस्थानों में छोटी जगहों पर कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाती है, तो पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल और कहा कि केवल भागीदारी से हम लोगों का नहीं पूरा होगा, हम लोग चाहते हैं कि इस देश की हुकूमत पर भी दलितों को अच्छे
हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हम लोग बाकी लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लामबंद करेंगे और इस सत्ता पर काबिज, इस सत्ता पर हम लोग अपने दम पर आएंगे और सत्ता परिवर्तन हम लोग। ये एक बड़ा मुद्दा बाबा साहब ने पार्टियां बनाकर राजनीति में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन करके बड़े जोर से उन्होंने तैयार किया कि ये लोग जो कल तक अछूत थे, कल तक पीछे थे, कल तक हम लोग हाशिए पे थे, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्शन लड़कर हम लोग एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे और सत्ता पर हम हस्ताक्षर करेंगे। ये बड़ी लड़ाई है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि बाबा साहब सिर्फ वहां पर भी नहीं, उसके बाद एक चौथा पड़ाव बाबा साहब खड़ा करते हैं जो अपने आप में बहुत कमाल का है कि इस देश के अंदर सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सत्ता में आने से या भागीदारी से ये देश बदलने वाला नहीं है। आधुनिक देश है, इस देश के अंदर जब तक ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जब तक हिंदूवादी व्यवस्था है, तब तक इस देश का कुछ नहीं होता। और इसलिए इस ब्राह्मणवादी ताकत को हटाकर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके एक प्रबुद्ध भारत जब तक नहीं बन पाएगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे राजनीति का किया हुआ जो बाबा साहब ने कोशिश किया था कि हम लोग एक सशक्त राजनीति खड़ी करेंगे और हम इस देश की सत्ता को हासिल करेंगे। काशीराम साहब ने कमाल किया, उन्होंने एक्चुअली जो सपना बाबा साहब ने देखा था उसको सही दिशा में लेकर गए और बहुजन समाज पार्टी जैसी कमाल की पार्टी बनाई, सत्ता हासिल की। लोगों को उस राह में उसको वो सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जानी चाहिए, किस तरह से मोबिलाइजेशन किया जाना चाहिए, किस तरह से कैडर बनाना चाहिए, सारा का सारा ब्लूप्रिंट उस आदमी ने तैयार करके दिया कि राजनीति में सत्ता हासिल कैसे की जाती है। इसका पूरा का पूरा ब्यौरा कांशीराम साहब ने बीएसपी को बनाकर सत्ता हासिल कर राज्य की सरकार को चलाकर उस व्यक्ति ने दिखाया ये पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल सी चीज बाबा साहब इमेजिन नहीं कर रहे थे, ये हो सकता था और वो आदमी ने एक्चुअली कर दिखाया। लेकिन आज की तारीख में आज जब हम लोग जैसे मैंने कहा कि 24 का जब इलेक्शन देखते हैं तो बीएसपी की हालत देखी क्या है। 10% इतनी महान पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति का बीज बोया और सबसे बड़ा कमाल करके दिखाया, दलितों को इस राज्य के पावर में सबसे बड़ा मुखिया बनाया, वैसी पार्टी आज हाशिए। महाराष्ट्र में जो जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ पर सारी मूवमेंट चली, आरपीआई, पैंथर और न जाने कितने बड़े बड़े मूवमेंट इस धरती पे रहे, वहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की, आज उसका हाल नहीं है। तो ये जो हाशिए पे जाना है हमारी राजनीति का इन 75 सालों में, ये हैरत चिंता का विषय है। और इसीलिए और उसके बाद जो चौथा पड़ाव है कि हमारे बहुत मूवमेंट का क्या हुआ, नागपुर तक सीमित है, महाराष्ट्र तक सीमित है, पुणे तक सीमित है, महाराष्ट्र के बाहर बहुत नए भारत बनाने की कल्पना कोई नहीं कर रहा है। हम लोग नागपुर में शायद बिहार में जाकर हम लोग कल्पना कर पाते हैं, लेकिन इसके बाहर एक गौतमय भारत या जो भाजपा की आरएसएस की जो कल्चरल नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स है, उसको बौद्धमय भारत की राजनीति एक कटार किनारा कर सकती थी, उसको अल्टरनेटिव दे सकती थी। ये जो पॉसिबिलिटी वो हम लोग कहीं पर भी देख नहीं पा रहे, महाराष्ट्र में भी नहीं देख पा रहे। तो मुझे लगता है कि इस पूरी डिप्रेसिंग माहौल में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा डिप्रेसिंग माहौल इसलिए भी है, बड़ा क्रिटिकल और नेगेटिव माहौल इसलिए भी है क्योंकि जवाब नहीं हुआ। जैसे रणदीप ने जब इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने 2-3 सवाल उठाए कि क्या प्राइवेट रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन या इंडिपेंडेंट दलित मूवमेंट जिसमें दलितों का अपना नेतृत्व हो, हम लोग सिर्फ उन्हीं को वोट करें जो हमारा कल्याण करे, दलितों द्वारा की गई दलित राजनीति। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अंत करके एक सामाजिक न्याय की रचना करना, ये जो जिम्मेदारी है वो दलितों के अलावा कोई नहीं समझ सकता, और इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और निगेटिविटी है, उसमें अगर हम लोग बाबा साहब को वापस से अगर हम लोग पढ़ते हैं और इस ताकत के साथ कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, बड़ी है, वृद्ध है, उस जिम्मेदारी को अगर हम लोग आत्मसात करते हैं तो मुझे लगता है कि क्रांती बहुत दूर नहीं। रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करताना त्याचा जो अजेंडा आहे त्या अजेंड्यामध्ये त्यांनी जे मुद्दे मांडलेले आहेत ते की या देशातल्या प्रत्येक माणसाने, म्हणजे रिपब्लिकचा अर्थ महारांची पार्टी करून टाकलेला आहे आत्ता, परंतु त्यांच्या डोक्यात जे असेल तेव्हा की या देशाला केवळ आणि केवळ जातीच्या राजकारणाने, केवळ आणि केवळ एका समूहाच्या राजकारणाने जिंकता येणार नाही,
तर आपल्याला हा देश भारतीय माणूस निर्माण करणारा जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत ही गोष्ट आयुष्यामध्ये ते स्वीकारणार नाही. तोपर्यंत माणसांचा लढा, आता जे आपण ऐकलं की अस्मितेचा लढा, आता जे म्हणतो आपण की आमच्या सेल्फ रिस्पेक्टची मुवमेंट, आपण जे म्हणतो की आम्हाला ह्युमन राईट्स, साधे ह्युमन राईट्स आम्हाला उजागर करता येत नाही, आम्हाला जगता येत नाही, त्याची सगळी लढाई ही या देशामध्ये अत्यंत कठीण आहे, त्यांच्या लक्षात होती. आणि म्हणून मग बाबासाहेबांनी या देशाला भारतीय माणूस बनवण्याचे जे स्वप्न होते ते शेवटी प्रबुद्ध भारताकडे गेले. परंतु जोपर्यंत भारतीयत्व, म्हणून बाबासाहेब म्हणतात ना की मी प्रथम भारतीय आहे, त्याचं कारण हे होतं की इथे माणसांमधली जी दरी आहे ही दरी इतकी प्रचंड खोल आहे आणि या दरीला बुजवण्यासाठी मला कितीतरी जन्म घ्यावे लागतील, कारण एका जन्माचं काम नाही, हे लक्षात आलं बाबासाहेबांचं. आणि म्हणून आपण जे बघतो आहोत आत्ता की 2024च्या इलेक्शनच्या पर्वावरती आपण लोकशाही, संविधान या मुद्द्यांना घेऊन जेव्हा राजनीती होताना आपण पाहिलेलं आहे. पण त्याच वेळेला आपण एक दुसरी गोष्ट पाहिलेली आहे की या बाबासाहेबांच्या मुवमेंटने, बाबासाहेबांच्या या ताकदीने एक नरेशन सेट करण्याचं पण काम ज्यांनी करून ठेवलेलं होतं की संविधान हा मुद्दा कधीही बीजेपीचा तर नाहीच नाही, पण तो काँग्रेसचा कधीच नव्हता. कारण त्यांचा जर तो मुद्दा असता, संविधान हा जर त्यांचा मुद्दा असता, तर कदाचित त्यांनी संविधानाचे तत्व पहिलेपासून पाळले असते आणि या देशामधला एक साधा मुद्दा घेतला, आरक्षणाचा मुद्दा जरी घेतला आपण, तरी इतके वर्ष आरक्षण त्यांनी दिले नसल्यामुळे आमच्या कितीतरी पिढ्या गारद झालेल्या आहेत. ते अजिबात संविधान हा मुद्दा काँग्रेसचा नव्हता. परंतु जेव्हा असं लक्षात आलं की संविधान हा मुद्दा दलितांच्या अजेंडा आहे आणि एक त्रिवेदी नावाचा समाजशास्त्रज्ञ यूपी मधला आहे, तो त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की यूपी मधला जे इलेक्शनमध्ये संविधान अजेंडा हा महिलांनी सेट केलेला अजेंडा आहे. महिला मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या पार्टिसिपेशन त्यांचं वाढवलेलं आहे. तर हा भारतीय सामाजिक दृष्टिकोनाचा जो लढा बाबासाहेबांनी लोकांपर्यंत पोहोचवलेला होता, त्या लढ्याचे बीज त्यांच्या कालावधीमध्ये त्यांना काही अर्थाने चाकता आलं, आमदार निवडून आणता आले होते. आपण उत्तर प्रदेशामध्ये जे बघायला मिळालं आपल्याला, ते उत्तर प्रदेशामध्ये आपल्याला थोड्याफार अर्थाने चाकता आलं, पाहता आलं आपल्याला राजनीतिक भागीदारी आपली. परंतु आज या क्षणाला मला, म्हणजे मी गेले 1 महिना झाला जेव्हापासून इलेक्शनचे रिझल्ट आले तेव्हापासून मी सतत अनेक लोकांशी चर्चा करते, महिलांशी करते आहे, वेगवेगळ्या समाजातल्या ज्या मान्यवर लोक आहेत त्यांच्याशी चर्चा करतात. आता वानखेडे सर म्हणाले अगदी मला दररोज की आपण डिप्रेशनमध्ये आहोत, हा शब्द मी अनेकदा बोललेले की हा पूर्ण समाज डिप्रेशनमध्ये गेलेला आहे, त्याला काही सुचतच नाही आहे काय केलं पाहिजे, काय झालं पाहिजे. म्हणजे सबंध आकाश हे काळवंडलेलं दिसते आहे, सगळीकडे अंधार दिसते आणि आम्हाला कुठलीही राजनीतिक विचारधारा नाही आमच्याकडे, कुठली आमच्याकडे दिशा नाही आहे आमच्याकडे. अशा प्रकारचं पूर्णपणे अंधारलेलं जग दिसते आहे आम्हाला. अशा या अंधारलेल्या जगामध्ये आपण मात्र काँग्रेसला आणि इंडिया आघाडीला जिंकून दिलं. या अंधारलेल्या युगामध्ये मात्र आपण त्यांना जिंकून दिलं. याचं कारण काय आहे? आणि हे सगळेजण हा प्रश्न स्वतःला विचारतात, मला विचारतात, तुम्हाला एकमेकांना विचारतात, याचं का झालंय? आपण का उभं राहू शकत नाही? आपली का इतकी हलाखीची परिस्थिती आली की म्हणजे एक मुद्दा मांडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जो सामाजिक न्यायाचा जो फंड होता तो फंड त्यांनी वारीकडे वळवला. त्या वारीचा आणि सामाजिक न्यायाचा काय संबंध आहे? तो आमच्या मुलांच्या उत्कर्षाचा फंड होता, तो तिकडे वळवला. कोणीही, एक दलित आमदार आहे तितके कोणीही उचललेला नाही आहे तो मुद्दा. महाराष्ट्रातल्या मुलांच्या स्कॉलरशिपचा मुद्दा होता, विदेशी स्कॉलरशिपचा मुद्दा होता, तो कोणीही उचललेला नाही. आणि तेव्हा असं लक्षात येतं आपल्याला की या मुद्दा उचलायला जर आपल्याकडे आमदार नाही आहे, मुद्दा उचलायला आमच्याकडे लीडर नाही आहे, मुद्दा उचलायला आमच्याकडे चळवळ नाही आहे, तर मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आम्ही अनुयायी आहोत का? म्हणजे आपण म्हणतो ना की एक आंबेडकरवादी आहोत आम्ही, तर या आंबेडकरवादामध्ये काय
चूप राहणे सांगितलेलं आहे. या आंबेडकरवादामध्ये अन्याय सहन करणं सांगितलेलं आहे. या आंबेडकरवादामध्ये तुम्हाला अजिबात काहीही बोलायचं नाही असं सांगितलेलं आहे. आणि कोणी तुम्हाला शांतत मुद्दे सेट करून देतात त्याच्यावरती तुम्हाला तुटून पडायचं आहे का? आणि हे असं का झालेलं आहे? हे का आपल्याला बघायला दिसते? तर या समाजामध्ये मध्यम वर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये याला कारणीभूत आहे आणि कधीही मध्यम वर्ग क्रांती करत नाही. आम्ही आता इतक्या वर्षाच्या चळवळी सडकेवरची चळवळ मध्ये पाहिलं आम्ही की मध्यम वर्ग हा कधीतरी अशा सभा संमेलनांमध्ये ऐकायला येतो आणि तो रस्त्याने जाता जाता म्हणतो ऐसे ते बहुत देख लिए यार, इतने ते आंदोलन बहुत देख लिए हमने असं म्हणतात. पण मी या आंदोलनासाठी माझा काय शेअर राहणार आहे, मी काय करू शकतो असं तो आंदोलनाच्या संदर्भात. तर हा जो मध्यम वर्ग तयार झालेला आहे, मला कधी कधी वाटतं की बाबासाहेबांनी या मध्यम वर्ग तयार करायसाठी तर आंदोलन केलेले नव्हते. म्हणजे माझा मुलगा इंजिनिअरिंग कॉलेजला प्रायव्हेट शाळेमध्ये शिकतो आणि त्याला चांगली नोकरी मिळवणे आणि तो विदेशात जाणे आणि तो चांगला सेटल होणे, ही सोच ज्या समाजामध्ये निर्माण झालेली आहे त्या समाजामध्ये कुठल्याही प्रकारचं राजकीय आंदोलन कसं उभं करणार आपण? या अशा प्रकारच्या काय म्हणतात त्याला की ही सोच, हा समज, हे प्रशिक्षण आपलं जर झालं असेल तर आपण या समाजामध्ये आपल्या राजकीय वर्तनामध्ये त्याचं परिवर्तन करणं हे खूप कठीण काम आहे. आणि म्हणून मी आता सकाळी पण मी एका पुस्तकाच्या विमोचनासाठी बोलताना मी हे म्हणाली की ही चळवळ जी होती, आंबेडकरी चळवळ जी होती, ती आंबेडकरी चळवळ पूर्णपणे एका विशिष्ट म्हणजे एका विशिष्ट ज्याला भवरमध्ये फसलेली दिसते आपल्याला. आणि त्या भवरमधून बाहेर पडायसाठी जसं आता म्हटलं की करिश्माई नेता म्हणजे कोणीतरी येईल आणि तो आमचा उद्धार करेल, ही जी एक सोच निर्माण झालेली आहे, हा जो एक डोक्यामध्ये टॅबो तयार झालेला आहे, त्यातनं लोकांना बाहेर काढण्यासाठी खूप मेहनत घ्यायची गरज पडणार आहे. काय करावं लागणार आहे या सगळ्या गोष्टीसाठी? किती गोष्टी अशा आहेत की ज्या गोष्टी सहज शक्य होत्या त्या होऊ शकल्या नाही. आता राहुल म्हणाले की राहुल नाही कोणीतरी बोलले, मला वानखेडे सर म्हणाले की बहुजन वंचित आघाडी यांना मतदान झालेलं नाही. पण प्रकाश आंबेडकरांचे स्टेटमेंट, प्रकाश आंबेडकरांनी आपली भूमिका ही कधीही स्पष्टपणे समाजापुढे आणलीच नाही. म्हणजे गेले आम्ही 2 वर्ष झाले त्यांच्या वेगवेगळ्या स्टेटमेंट्सकडे बघतो आहोत आम्ही. आणि इलेक्शनपर्यंत जर समाजाला म्हटलं असतं की मला अजिबात या कोणासोबत जायचं नाही, मला माझी स्वतंत्र राजनीती उभी करायची आहे, एक आंबेडकरी राजनीती उभी करायची आहे मला, तर समाज 100% तयार होता त्यांच्यासोबत जायला. पण स्टेटमेंटच इतके लोकांना कन्फ्युजन करणारे असायचे की समाजाने विचार केला की या कन्फ्यूज माणूस आहे, या कन्फ्यूज पार्टीमध्ये आपण काय करायचं त्यासाठी. आणि समाजाने मग त्यांच्या पुढे एकच पर्याय होता की जर जातीवादी पार्टीला आणायचं नसेल तर ही सेक्युलर पार्टी आहे, या सेक्युलर लोकांना आपण आणून दिलं पाहिजे. तेव्हा समाजामध्ये एक लिडरशिप डेव्हलप करणे हा सगळ्यात पहिला आपला अजेंडा आणि ही सगळ्यात पहिली आमच्या समाजाची गरज आहे. जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तालमीत वाढलेली मंडळी होती त्यांनी पण खूप साऱ्या चुका केलेल्या आहेत. त्यांनी पण खूप चुका केल्या की एक सेकंडरी लिडरशिप तयार व्हायला पाहिजे, एक सेकंड जनरेशन हे तयार व्हायला पाहिजे. आपण ज्या भाजपाचा विरोधक म्हणून ज्या RSSचा आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा विरोध करतो, त्या लोकांकडे सेकंड म्हणजे तिकडे काय खूप आलबेले असं मला म्हणायचं नाही, त्यांची खूप काही मी प्रशंसा करत नाही, पण त्यांच्याकडे एक लिडरशिप डेव्हलप झालेली आहे, सेकंड जनरेशन तयार झालेली आहे. आमच्याकडे काय आहे, एक नेता मेला की पूर्ण पार्टी खतम. म्हणजे सेकंड जनरेशनच्या डोक्यावर खांद्यावरती ओझं देऊन त्यांना पुढे नेणं आणि त्यांना तयार करणं, त्यांच्या पाठीशी संसाधन उभे करणे, त्यांच्या पाठीशी आपण उभं राहणं, विचार त्यांना देणं आणि मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे असं खंबीरपणे सांगून दुसऱ्या सेकंडरी लिडरशिप डेव्हलप करणे, हे न झाल्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचणारी जी जनरेशन होती ती लोकांपर्यंत पोहोचली नाही आणि हा कन्फ्युजनचा जो घोळ आहे तो घोळ राहिलेला आहे. अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस पढ़ते हैं और उसमें से अगर हम कोई पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको 3 पैटर्न मिलेंगे. सबसे पहले कुछ हिस्ट्री डिस्कस की जाती है, करंट इशू पे डिटेल में लिखा जाता है
और उसके बाद फ्यूचर में क्या होना चाहिए, इस पर भी बात की जाती है। तो आज का जो विषय है आम्बेडकरवादी राजनीति की दशा और दिशा, मैं इसी 3 पैटर्न को लेकर अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे लोग वोट किस पैटर्न पे करते हैं। दूसरा मुद्दा मैं रखना चाहूँगा कि भैया करंट इलेक्शन में हमारे लोगों ने वोट एक पर्टिकुलर गठबंधन को क्यों दिया। और तीसरा, हमारी फ्यूचर की आम्बेडकरवादी राजनीति कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे लोग वोट किस पैटर्न पे करते हैं। तो हमारे लोगों के लिए जो सबसे पहली पार्टी बनी, अब कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसके लिए एक थ्योरी बनती है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1936 में अपनी पार्टी का नाम रखा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। अब लॉजिकली सोचा जाए कि भाई नाम लेबर क्यों आया, वहां पे मजदूर क्यों आया, स्वतंत्र मजदूर पक्ष। तो भैया बॉम्बे में बहुत सारी मिलें थी, नागपुर में मिल थी, और उसमें हमारे लोग काम करते थे। जब पार्टी का नाम में ही लेबर और मजदूर है तो जो मजदूर बाबा साहब से जुड़ा है वो पार्टी के लिए दुगने जोश से काम करेगा, डबल जोश। तो 1936 में पार्टी बनी और 1937 में जब इलेक्शन हुए तो बॉम्बे प्रोविंस में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को बहुत अच्छे वोट मिले। ठीक है। अब उसके बाद जब मजदूर इकट्ठा हो गए, खेतीहर मजदूरों के लिए आंदोलन हो गया। अब नेक्स्ट लेवल क्या, तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सेकंड थ्योरी बनाई और वह सेकंड थ्योरी नागपुर में प्रस्तुत की, जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नई पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिया के शेड्यूल कास्ट लोगों को इकट्ठा करना। तो अगर हम देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो 1955 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक मीटिंग हुआ था। उसमें रिजोल्यूशन नंबर 2 आपको वॉल्यूम नंबर 17 में मिल जाएगा। A political party does not exist merely for the sake of winning election. A political party exists for the sake of educating, agitating and organizing the people. इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य लोगों को एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज करना होना चाहिए। और आगे में वहां लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसमें बड़े पैमाने पर कामयाब रही, वो रिजोल्यूशन है। ठीक है। उसके बाद आजादी का वक्त आया। अब पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रहे हैं। अब संविधान बना हुआ है, 1942 में तो संविधान बना नहीं था। अब नए पॉलिटिकल सिचुएशन में एक नई थ्योरी की जरूरत है। थेरोटिकली अगर स्ट्रांग हो गए तो जमीनी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई के जो विचार, आरपीआई कैसा काम करेगी और उसकी संरचना कैसी होगी, उसके लिए लिखकर रखा, कुछ बातें लिखकर रखी। और वह बातें 1957 में प्रबुद्ध भारत के एडिशन में पब्लिश हुई और उसी के बाद आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी बनी। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही बाबा साहब के नए थॉट लोगों को पता चले, लोगों में जोश आ गया, दुगना जोश, अब हमें कुछ करना है। और आरपीआई को राजनीतिक तौर पे कुछ तो कामयाबी मिली, एमपीज भी जीत कर आए और एमएलएस भी जीत कर आए। ठीक है, नया थ्योरी आया और कामयाबी हासिल हुआ।
उसके बाद आरपीआई के टुकड़े हो गए, जो इतिहास सभी को पता है। अब लोग नई आशा ढूंढ रहे हैं और उसी नई आशा में महाराष्ट्र में एक नए थेरी का जन्म होता है, जिसे कांशीराम जी लेकर आए, जिसे मैं कहूंगा बहुजन समाज की थेरी। कांशीराम जी के विचारों से तो आप अवगत है। जस्ट जैसे ही नई थेरी आई, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनमें एक नया जोश। पहले मिल वर्कर थे, इस बार पॉलिटिकल थेरी में ऑफिस में काम करने वाला आदमी है। और नए पॉलिटिकल थेरी के आते ही यूपी में 3 बार कांशीराम जी के रहते ही सरकार बन गई। ठीक है। अब 2014 का इलेक्शन अगर देखोगे आप महाराष्ट्र का, तो विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ी। इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। उनके एक नेता बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए और उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और इस वैक्यूम में अब जरूरत है नई थेरी की। तो वह नई थेरी जन्म में आई जिसे प्रकाश अंबेडकर जी ने बनाया, वंचित बहुजन थेरी कहूंगा मैं, वंचित बहुजन अघाड़ी। जैसे ही यह वंचित नया शब्द आया, लोगों का नया इमेजिनेशन और एक न्यू लैंग्वेज में बात करना चालू हो गया। आप देखोगे कि हमारे लोग वंचित बहुजन अघाड़ी को बड़े पैमाने पर वोट दिया। अगर थ्योरेटिकली स्ट्रांग है तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। अब आप देखोगे कि भाई इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला क्या है हिस्टोरिकली, क्योंकि हमारे लोग आमदार भी बने हैं, खासदार का तो मुझे पता नहीं, शायद यूपी में बने हैं। ठीक है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1951 के इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो जारी किया था। बड़ा फेमस मैनिफेस्टो है और उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस की भी बात थी। लेकिन उसी मैनिफेस्टो में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है, मैं बस वो लाइन पढ़ना चाहूंगा। द फेडरेशन विल स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट a two-party system in this country। बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, हम कोशिश करेंगे 2 पार्टी सिस्टम बनाने का। इस बात पे अगर लॉजिकली सोचा जाए, भैया पार्टियां तो ज्यादा चुनाव लड़ती है, 2 पार्टी ही क्यों? भैया आप मजबूती से चुनाव लड़ोगे तो तीसरे नंबर वाली पार्टी जो है या तीसरे नंबर वाला कैंडिडेट है उसे कम से कम वोट करो और हमारे को ज्यादा वोट दो ताकि हमारा आदमी जीत कर आए। 1991 में इसी उत्तर नागपुर से उपेंद्र शिंदे जी चुनाव जीते। कैसे? फाइट थी 2 पार्टी फाइट, 1 to 1 फाइट। और उस जमाने में भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खड़ा था, 5000 वोट शायद मिले थे अगर मुझे याद है, तो और भी कई उम्मीदवार खड़े हो गए। तो भाई यह हो गया इतिहास की बात कि हमारे लोग किस पैटर्न पे वोट करते हैं। तो भाई लोगों को एक नई क्लैरिटी चाहिए, उनको एक जोश चाहिए, और जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, लोग आपके साथ खड़ा होने के लिए रेडी है। मेरा समाज सोच समझकर वोट देता है, यह प्रूफ होता है। अब आते हैं इस इलेक्शन के बारे में। तो भाई जैसा मैंने बताया कि 1951 में जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, वहाँ महंगाई का मुद्दा था। महंगाई का मुद्दा आज भी है, हमारा रिजर्वेशन के मुद्दे हैं और काफ़ी ढेर सारे मुद्दे हैं। कभी स्कॉलरशिप का मुद्दा खड़ा हो जाता है, 10 तरीके के मुद्दे, आदमी परेशान 10 साल से। ऐसा नहीं है, 2014 में बीएसपी को भी साथ खड़े थे महाराष्ट्र के लोग, 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ भी खड़े थे लोग। अब अगर मुझे सवाल पूछा जाए
कि भैया आप पार्टी के साथ खड़े रहोगे या समाज के साथ खड़े रहोगे। देखो क्वेश्चन, पार्टी के साथ खड़े रहोगे या समाज के साथ खड़े रहोगे। अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा मैं मेरे समाज के साथ खड़ा रहूंगा। तो इस इलेक्शन में जो संविधान का मुद्दा खड़ा किया है, यह तो हमारा आंदोलन है, 2002 या 2001 से चालू है, 20 साल पुराना आंदोलन है। और वह प्रश्न हमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है, मेरे लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता है। मेरा लोग पहले से ही परेशान है, 10 साल से लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चे की फीस ज्यादा देना पड़ रहा है। और अब भैया मुझे संविधान या पार्टी, सीधा सीधा क्वेश्चन उसके आगे खड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली लोग चुनेंगे, भाई मैं संविधान के साथ खड़ा हूं, उसके बचाने के लिए जिस भी पार्टी को मुझे लगता है मैं उसे वोट दूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया। फुले आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून जर का दलित समाजाच्या किंवा त्यांच्या राजनीतीचा जर का आपण अभ्यास करू तर नक्कीच आपण बाबासाहेब आंबेडकर कोणत्या दृष्टिकोनातून दलित पॉलिटिक्स बघत होते किंवा काय अपेक्षित होते ते आपल्यासमोर येऊ शकते। म्हणजे हा एक फरक आहे की आपण कोणत्या अनुषंगाने त्याचा अभ्यास करतोय म्हणून। आणि ते करत असताना माझ्यासमोर म्हणजे एक 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 क्वेश्चन मार्कही होता की आपण जेव्हा दलित पार्टी हरले, त्यांना एकही काही नाही मिळालं, का नाही मिळालं, वोटिंग्स का तिकडे त्या म्हणजे शिफ्ट झाले, असा हा प्रश्न माझ्यासमोरही आला। आणि मी विचारही करत होतो आणि त्यामुळे एकदम प्रेरित होऊन जे आहे मी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर गेलो। मला वाटलं की इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर हे कमीत कमी आपल्याला माहीत व्हायला पाहिजे की किती प्रतिनिधित्व म्हणजे शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी लढला। खूप शोधाशोध घेतली, पण इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाईटवर कुठेही रिझर्व्ह कॅन्डिडेट कोणत्या पार्टीतून किती जिंकले किंवा किती हारले काहीच नव्हतं। मला वाटलं की यार लोकशाही आहे, डेमोक्रेसी आहे, बाबासाहेब म्हणतायत की सोशल डेमोक्रेसीच्या आधारावर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपण स्ट्रॉंग करू शकतो असं म्हणतात ना। तर मला असं वाटलं की असं का होत आहे की आपल्याला ते मिळत नाही आहे, असं का होत आहे की आपल्याला ते मिळत नाही आहे किंवा आपल्याला ते दिसत नाही आहे। कारण मला वाटलं की जर का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबचे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्युशनमधून किती लोक किती जिंकले किती हारले हे जर का माहीत आहे, त्यामुळे लोकशाही बळकटच होणार, स्ट्रॉंग होणार। आणि असं आपल्याला दिसूनही आलेलं आहे की जेव्हा जेव्हा जातीच्या आधारावर जेव्हा जातीच्या आधारावर प्रतिनिधित्व आलं, त्यामुळे डेमोक्रेसी अजून स्ट्रॉंग झाली। म्हणजे म्हणून कदाचित बिहारमधले जे आहेत आहे ना, काय बिहारमधले पासवान आहेत किंवा आपल्या इकडे म्हणजे हे वारंवार जोर देण्यात येत असतं की कास्ट सेन्सस व्हायला पाहिजे। आणि तुम्ही याची दक्षता घ्या की जेव्हा जेव्हा कास्ट सेन्सस झालं ना, तेव्हा तेव्हा लोकशाही खूप स्ट्रॉंग झालेली आहे। म्हणजे ते 1891चा असो, 1901चा असो, 1935चा असो, त्याच्यानंतरचेही असो, आणि ही खूप स्ट्रॉंग प्रमाणात ही प्रत्येकदा गोष्ट होत गेलेली आहे। तर त्यामुळे मला असं वाटतं की ही गोष्ट कधीच आपल्याला दिसली नाही। आणि मग दुसरा मुद्दा माझ्यासमोर आला की आम्ही काय करतोय, म्हणजे आमचे वोटिंग कुठे चाललेलं आहे, कुणाला आपण वोट देतोय। सो वी आर म्हणजे आपण एका दोन पार्टी सिस्टममध्ये फसून गेलेलो आहे। म्हणजे जर का आपल्याला आपले मुद्दे सोडवायचे असतील तर आम्हाला काँग्रेसवर अवलंबून राहावं लागेल किंवा BJPवर अवलंबून राहावं लागेल, कारण की तेच पार्टी जे आहे आपलं सगळं काही घेऊन चाललेली आहे, आपले विषय घेऊन चाललेले आहेत। पण मग दलितांची स्वतःची पॉलिटिक्स काय आहे, त्यांनी कोणती पॉलिटिक्स घ्यायला पाहिजे किंवा कोणत्या प्रकारच्या पॉलिटिक्सला जे आहे दृष्टिकोन द्यायला पाहिजे, आपल्याला असं काहीच नाही दिसलं। मला असं वाटलं की मागच्या 10 वर्षापासून दलितांवर अत्याचार होत आहेत, दलित ॲट्रॉसिटीज होत आहेत,
एज्युकेशनच्या सिस्टममध्ये बदलाव येत आहेत. बाबासाहेबांना पण त्या पाठ्यक्रमातून काढण्यात येत आहे. सिटिझनशिप राईट्सपासून सिटिझनशिप ड्युटीज सांगण्यात येत आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी मागच्या 10 वर्षापासून होत आहेत. आणि तरीसुद्धा जे आहे आपले लोक जे आहेत त्यांना म्हणजे त्यांना वोटिंग करतायत. म्हणजे त्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी, BSP कुठेच नाही आहे. हे दोनही प्रकारच्या पार्टीज कुठेच आपल्याला येते. प्रश्न असा आला की मग असं का होत आहे? कोणत्या आधारावर जे आहे लोक त्यांना वोट करतायत? यावरून आपल्याला असं दिसून येतं की समाज या गोष्टीला विसरला की फुले आंबेडकरी दृष्टिकोनातून जी रचना निर्माण व्हायला पाहिजे, जी पॉलिटिक्स द्यायला पाहिजे, ते कुठेतरी संपलेली आहे. 2 पार्टी जे आहे याकरता भांडण करतायत की बहुसंख्यांवर कोण रूल करेल आणि त्या रुलिंग पॉवरमध्ये आमचा प्रतिनिधित्व काय राहणार आहे याबद्दल कोणीही लक्ष देत नाही आहे. आता जेव्हा मी डेटा जेव्हा काढला इलेक्शन कमिशनमधून, ते हिंदूमध्ये पण आला, त्यामुळे तुम्हाला हे दिसून येणार की 84 सीट्स आहेत रिझर्व कॅन्डिडेटचे. रिझर्व कॉन्स्टिट्युन्सीचे 84 सीट आहेत आणि STचे 47 आहेत. म्हणजे जर का या दोघांना आपण मिळवलं तर मला असं दिसतं की SC ST च्या बगैर जे आहे इकडला पॉलिटिकल सिनॅरिओ चालूच शकत नाही कोणत्याही प्रकारचं. आणि आपल्याला हे दिसून येतं की 84 सीट्समध्ये मला फुले आंबेडकर विचारधारांनी प्रेरित असलेली एकही पार्टी दिसत नाही आहे जे जिंकलेली आहे. का असं होत आहे? आपण कुठेतरी कमी पडतोय का, की आपण कुठेतरी मुद्दे बरोबर घेतले नाही आहे का? तर जेव्हा मी या गोष्टीचा म्हणजे या गोष्टीला समजण्याचा जेव्हा प्रयत्न करत होतो तर ते करत असताना मला असं दिसलं की बाबासाहेबांनी 1950 पर्यंत राज्यघटना निर्माण करत असताना कोणते मुद्दे घेतले आणि ते मुद्दे जे आहे समाजाला प्रेरित करणारे होते का. तर त्यामध्ये मला असं दिसलं की बाबासाहेबांनी सामाजिक नागरिकांचे म्हणजे सिटीजन नागरिकांचे अधिकार असायला पाहिजे हा एक मुद्दा घेतला. आणि त्या मुद्द्यामध्ये त्यांनी काय केलं, त्यांनी हे सुचवण्याचा प्रयत्न केला की पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे, विहिरी, नदी, तलाव, सार्वजनिक रस्ते, मंदिर, सामाजिक मालमत्ता, शाळा, उच्च शिक्षण संस्था आणि सर्व प्रकारच्या सुविधा जे आहे या समाजाच्या लोकांना, म्हणजे या समाजाच्याच लोकांना नाही, सर्व समाजात जे काय म्हणतात गरीबही असतील त्या समाजाला द्यायला पाहिजे अशा प्रकारची तरतूद त्यांनी त्या राज्यघटनेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण मला जे आहे हे सगळे जे मुद्दे जे दिसत आहेत या मुद्द्यांना कोणतीही पार्टी घेताना म्हणजे हातामध्ये घेताना त्यांना उचलताना दिसली नाही. खासकर म्हणायला गेलं तर आंबेडकराईट पार्टी म्हणजे फुले आंबेडकर विचारधाराला घेऊन चालणाऱ्या पार्टींना हा मुद्दे कधीच नाही घेतले. आणि ते असं का झालं असं जर का आपण बघायला गेलं तर आपल्याला असं दिसून येते की त्यामध्ये होणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी झाली की आम्ही जातीवर खूप बोललो आहे. म्हणजे लेखही जातीवर खूप लिहिलेले आहेत. आपण जातीलाही पकडून खूप संभाषणही केलेलं आहे. पण जातीला धरून असलेले जे दुसरे मुद्दे राहिलेले आहेत, हेल्थचे इश्यूज राहिलेले आहेत, एज्युकेशनचे इश्यूज राहिलेले आहेत किंवा हायर एज्युकेशनचे इश्यूज राहिलेले आहेत, एम्प्लॉयमेंटचे इश्यूज राहिलेले आहेत, विमेनचे इश्यूज राहिलेले आहेत. हे कोणतेही विषय जे आहे दलित पार्टीजनी किंवा इतर पार्टीजनी कधीच घेतलेले नाही. म्हणजे बाबासाहेबांची चळवळीचा जर का तुम्ही अभ्यास करायला सुरुवात करा तर तुम्ही हे बघाल की या मुद्द्यांना त्यांनी सेंट्रलाइज केलेलं आहे. म्हणजे या मुद्द्यांना म्हणजे तुम्ही बाबासाहेबांचे संभाषणी जर का अभ्यास करायला सुरुवात कराल ना तर ते विमेनच्या इश्यूजला कधीच सोडून बोलत नाही, ते हेल्थच्या इश्यूजला पकडून कधीच बोलत नाही. म्हणजे आताच मागच्या यांनी सांगितलं इन्शुरन्स करायला पाहिजे. आम्ही कधीच लक्ष नाही दिलं आहे की आमच्या दलित समाजाला काहीतरी इन्शुरन्स असायला पाहिजे. आम्ही कधीच या गोष्टीकरता लक्ष दिलेलं नाही आहे की किती एम्प्लॉयमेंट जे आहे आमच्या समाजाच्या लोकांना मिळत आहे. इवन म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण की बांधकाम करणं, म्हणजे त्याला असं म्हणायला पाहिजे की घरं कशी बांधल्या पाहिजे. सेपरेट सेटलमेंटची जेव्हा गोष्ट होत आहे म्हणजे वेगळ्या प्रकारचं
आपल्या समाजाला काहीतरी मिळायला पाहिजे असे मुद्दे घेतलेले आहेत. पण आपण काय केलं, आपण कास्टमध्येच अडकलो. मी असं नाही म्हणत आहे की कास्टमध्ये बाबासाहेब अडकले किंवा बाबासाहेब कास्टचे मुद्दे घेत नव्हते. त्यांनी काय केलं, त्यांनी हे केलं, एम्प्लॉयमेंट उचलला पण जातीला जोडला. त्यांनी काय केलं, इन्शुरन्स उचलला, जातीला जोडला. त्यांनी काय केलं, हॉस्टेल्सला उचललं, जातीला जोडलं. आम्ही काय केलं, कास्टला उचललं, कास्टला उचललं, इन्शुरन्सला विसरलं. आम्ही काय केलं, कास्टला उचललं आणि आम्ही अनएम्प्लॉयमेंटला पकडलं नाही. म्हणजे इथे यामध्ये आपल्याला काय दिसून येत आहे की ह्या प्रकारची जी मांडणी बाबासाहेब प्रत्येकदा करत होते आपल्या संभाषणामध्ये सगळ्या, तर आम्ही फक्त त्यामधून कास्ट घेतले पण दुसरे मुद्दे घेतलेले नाही. आणि त्याचं कारण असं झालं की आम्हाला काही फरक नाही पडत ना की हे दुसरे मुद्दे आम्हाला घ्यायला पाहिजे. बाबासाहेबांची जी पूर्ण पॉलिटिक्स राहिलेली आहे या मुद्द्यांना पकडून राहिलेली आहे. म्हणजे या इश्यूजला पकडून त्यांनी जाती व्यवस्थेवर प्रहार केलेला आहे. पण आम्ही काय केलेलं आहे, आम्ही फक्त व्यवस्थेवर प्रहार केले आणि बाकीचे मुद्दे सोडून दिले. म्हणजे जो 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 विषय आम्हाला, कोणते लेख नाही आहेत त्या आधारावर, कोणत्याही प्रकारचे लिखाण होत नाही. आणि फुले आंबेडकरी दृष्टिकोनातून असलेला जो दृष्टिकोन आहे याचा जो विश्लेषण असायला पाहिजे ते आपल्याला कुठेही मिळालेलं नाही. ये जो देश है, बाबा साहब कहते हैं, ये देश नहीं है और ये देश पूरा बन नहीं सकता है जब तक यहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र नहीं आता है. अगर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र है लेकिन पूरा नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र है जहां पर आपको अधिकार दिया है कि आप वोट डाल सकते हो. यह अधिकार है कि आपका और अंबानी का वोट, जिसे कोई अछूत कहता है उसका वोट और जिसे कोई ब्राह्मण कहता है उसका वोट एक समान है. ये राजनीतिक लोकतंत्र तो है, लेकिन समाज में क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, यानी दो व्यक्ति एक ही पोलिंग बूथ पर वोट डाल सकते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद वो दो व्यक्तियों के बीच में ना रोटी बेटी का व्यवहार है, ना उसके साथ पानी पी सकता है उसका छुआ, और अगर कोई औरत है तो वो मंदिर में नहीं जा सकती है. अगर औरत है तो वो आदमी जब आता है तो वो पल्लू ले ले या वो किचन में छुप जाए. जब पूरे समाज में असमानता है तो ये राजनीतिक लोकतंत्र जो है, ये बाबा साहब कहते हैं कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कुछ समय के लिए एक ढांचा है जो हमारे लोकतंत्र को आगे लेके जा सकता है. और उम्मीद है उन लोगों से जो इस राजनीतिक लोकतंत्र से जीत के आएंगे वो सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और इस जिसको हम देश कह रहे हैं इसको सच में देश बनाएंगे. तो पूरे दुनिया में जब जिसको मॉडर्न स्टेट कहते हैं कि जो राज्य की कल्पना है वो कल्पना भावनिक आधार पर नहीं है, केवल वो सौदे पर भी है. कि जैसे पश्चिम में जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ, या जिसको आप मॉडर्न स्टेट कहते हो, जिसको नया राज्य के जहां पर राजा हटा और सरकारें आई, चुनी हुई सरकारें आई, तो वो एक सौदा हुआ. सौदा ये हुआ कि मेरी यदि जमीन है तो मेरी जमीन पर मेरे आगे के गांव के लोग आक्रमण करके मेरी जमीन ना छीन ले, या मेरा जो महल है उस महल में चोर घुस के या कोई जो गरीब है वो घुस के मेरी प्रॉपर्टी को लूट के मुझे खत्म ना कर दे. या जो गरीब है उसके बीच में समझौता हुआ कि हमारी जो गरीबी है आप कुछ नीति नियम बना के इस गरीबी को दूर करेंगे. तो हर वर्ग का चुनी हुई सरकार या जिसे स्टेट कहते हैं उसके साथ एक सौदा हुआ. आप हमें सुरक्षा देंगे तो हम आपकी राज्य की कल्पना में भरोसा करेंगे, अगर आप उसमें विफल होते हो तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं. और ये बहुत ही दिलचस्प टाइम है हमारे समय का, जहां पर दुनिया के दो बड़े पश्चिमी देश जिन्होंने दुनिया पर कब्जा करके रखा था बहुत लंबे समय तक, एक फ्रांस और दूसरा इंग्लैंड, जहां पे इन्हीं मुद्दों के ऊपर सरकारें अभी बदली है. जैसे इंग्लैंड में मजदूर पक्ष जो है वो जीत के आया है, सत्ता में आया है इन मुद्दों के ऊपर कि सरकार गरीबों को, उसके मध्यम वर्ग को रोजी रोटी, शिक्षा और हेल्थ बेनिफिट देने में विफल रही है. और इसीलिए सरकार को जाना चाहिए और दूसरी सरकार को आना चाहिए.
फ्रांस में भी, जिसने दुनिया के अलग अलग देशों पर राज किया, वहां पे भी एक ऐसे पार्टी का उगम हुआ है जिसे आप कह सकते हो कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसे भारत में कहते हैं, या ऐसे विचारों की पार्टी जो क्रांति में भरोसा करती है। तो दुनिया में जहां बदलाव हो रहा है, भारत में एक दूसरा बदलाव हुआ, भारत के लोकतंत्र में, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक बहुत लंबे समय तक भारत के आजादी के बाद और आजादी के पहले भी जब राजनीतिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जहां पर लोग चुनाव लड़ने लगे, अंग्रेजों के टाइम पे भी चुनाव लड़े जाते थे, और लोग जीत के लोकल असेंबलीज में जाने लगे, या पार्लियामेंट में, जिसे आप अभी विधानसभा कहते हो, पार्लियामेंट में वहां पर जाने लगे। हम वहां उस समय से लेके आज के इस समय तक एक आइडियोलॉजी का उगम हुआ, उस आइडियोलॉजी का जिसको हम आज कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई, यानी समाज में दबे कुचले समाज के लोगों की राजनीति करना, उनके हक, उनके अधिकारों की बात करने वाले संगठन बने, राजनीतिक पक्ष बने, वो कुछ हारे कुछ जीत के गए। तब से लेके अब तक की लड़ाई जो है, जिसमें हमारे बाकी वक्ताओं ने जिसका मेंशन किया, यानी बाबा साहब की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से लेके आप उत्तर भारत में जो अलग अलग संगठन बने, चाहे दक्षिण भारत में जो अलग अलग एमसी राजा और अलग अलग तरह के शेड्यूल कास्ट के और बाकी बैकवर्ड कम्युनिटी के लीडर बने, उनकी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी और जो विमर्श था, वो विमर्श इस देश में चलते 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 हुए यहां तक आया है। और जब इस इलेक्शन तक आया तो हम ये देखते हैं कि इस विमर्श के आधार पर चुनाव लड़ा गया। पूरे चुनाव को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिए, चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को देखिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत के आ गई तो ये एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस का विमर्श देखिए और कांग्रेस से जुड़ी हुई गठबंधन की पार्टियों का विमर्श देखिए, वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये लोग, बीजेपी के लोग जीत के आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे, बाबा साहब ने दिए वो आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे। शुरू से लेके आखिरी तक यह विमर्श चला, लेकिन परिणाम, जिन लोगों ने इस विमर्श को पैदा किया, पाला पोसा, जिसके ऊपर राजनीति की, उसका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा यह बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, जहां पर दुनिया में सर्वहारा दबे कुचलों की राजनीति दोबारा से उगम हो रही है। वहीं पर भारत जैसा देश, जहां पर दबे कुचलों का विमर्श आगे आ रहा है, लेकिन उनकी राजनीति खत्म हो रही है। ये मेरे ख्याल से फॉर मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और समाजशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि वो इसको कैसे समझते हैं। इलेक्ट्रोली के किसने किसको वोट किया, कैसे वोट किया, वो एक अलग उसका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन बड़े तौर पे, और जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र केवल एक भावना का विषय नहीं है, तो सौदेबाजी भी है। और मैं बहुत कठिन शब्दों में कह रहा हूं कि ये सौदेबाजी भी है, खास करके उन वर्गों के लिए जो प्रस्तापित है, जिनको अपनी सत्ता बचानी है, जिनको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, उनके लिए लोकतंत्र एक सौदाबाजी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री, मेरा जान माल की आप सेवा करेंगे, उसको सुरक्षा देंगे, इसके लिए मैं आपको वोट देता हूं। अमिताभ बच्चन इसलिए वोट देगा क्योंकि उसके बंगले के सामने एक वाघमारे जो है रात को डंडा लेके कुत्तों को भगाएगा, वो उसके लिए वोट देगा, उसका या उसके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके लिए वोट देगा। अंबानी, उसकी रिफाइनरी कैसी बचे, उसकी सत्ता कैसे बची, इसके लिए वोट दे, उसके लिए सरकार से सौदेबाजी करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश का गरीब, मजलूम, जिसको आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहते हैं, ये किस चीज के लिए वोट देता है? इसका सौदा इस देश के राज्य के साथ, इस भारत राज्य के साथ क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड अदर मार्जिनलाइज्ड विद द इंडियन स्टेट? मैं कहता हूं उसका जो संबंध है भारत सरकार या भारत राज्य के साथ में, वो केवल इतना भर है कि वो उसके रोजमर्रा के पेट पानी के और उसके इज्जत के मसलों के ऊपर उसको सुरक्षा दे, कि अगर मैं किसी जाति से आता हूं
तो मुझे कोई छुआछूत करके ये ना बोले कि तुम्हारे पास डिग्री तो है लेकिन तुम क्योंकि एक जाति से आते हो मैं तुमको नौकरी नहीं दूंगा। इस चीज की सुरक्षा करे इस देश का सरकार, चुनी हुई सरकार, कि वो ये बोले कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो और यदि आपने किया तो आपको दंड दिया जाएगा। ये हमारे मसले हैं। इस देश के आदिवासियों के मसले क्या है कि आप हमारी जिस जंगल जमीन से मेरा पेट भरता है उसको किसी अडानी अंबानी या किसी टाटा बिरला को मत दो। अगर देते हो तो मुझे उसका इतना मुआवजा दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर पाऊं। उसके रोजमर्रा की जिंदगी के मसले हैं। तो हमारा जो सोशल जस्टिस जिसे आप सामाजिक न्याय जिसे बोलते हैं, तो उसमें एक आइडियलिज्म है, एक और आइडियल होना बहुत जरूरी है कि हम ये कहते समानता होनी चाहिए। समानता नहीं है, समानता होनी चाहिए, ये एक आइडियल है, होनी चाहिए और आइडियल होना चाहिए। और क्योंकि आइडियल है, आप लड़ोगे तो उससे कुछ हासिल होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए क्योंकि सामाजिक न्याय नहीं है और उसके लिए लड़ेंगे तो हमको उससे कुछ मिलेगा। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हम क्यों इस टॉपिक के ऊपर मंथन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जब आपकी बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टियां के जो नुमाइंदे हो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, उनकी गलतियों के कारण भी नहीं है, उनकी भी अपनी गलतियां हैं। और जो चुने हुए हैं उन पर हमको भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने पास्ट में, पूर्व में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं दिया कि उन्होंने ये बताया कि वो हमारे साथ खड़े। चाहे यहाँ का खैरलाइन जी हो जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ, वहां पे हमने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ के चुने हुए एमएलए को देखा कि उनका, जैसे बाबा साहब ने बोला कि अगर पार्टी और मेरे समाज की बात आएगी तो चौधरी सर ने कहा तो मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। हमने खैरलाइन जी के वक्त ये देखा, हमारे नेता ये कह रहे थे जब समाज और पार्टी की बात आएगी तो हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, समाज के साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि जहां पर जिससे आप आंबेडकरवादी पार्टियां कहते हैं उसके एक भी कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ नहीं, और जो नुमाइंदे आपके जीत के गए हैं उन पर हमको भरोसा नहीं है, तो फिर जो समाज सरकार से आस लगा के बैठा हुआ है कि आप हमारी जो अधिकार है उसको सुरक्षा देंगे, हमारे आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे, हमारे साथ छुआछूत नहीं होगी, हमारी बेटी बहुओं की इज्जत बरकरार रहेगी, आप पुलिस भेजेंगे, ये सब रहेगा, उसके लिए हमने वोट किया है, संविधान बचाने के लिए वोट किया हुआ है। और जब आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है तो फिर ये दोबारा से समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आपकी राजनीति हार चुकी है तो दोबारा से ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उस राजनीति को जिंदा करे। और अगर वो जिंदा नहीं कर सकता है तो केवल इतना तो काम करे कि जो बंदे, जो नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट के ऊपर जीत के गए हैं, अगर वो हमारा मुद्दा नहीं उठा सकते हैं तो इतना तो हमको प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि वो समाज में अगर आए तो सर नहीं उठा सकते हैं, इतना तो प्रेशर हमें बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग नालायक बन जाएंगे, वो समाज के मुद्दे भी नहीं उठाएंगे और समाज में आके छाती चौड़ी करके चलेंगे भी। अभी अगर हम लोग दो लोग सवाल खड़े करेंगे कि आपने ये छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप का मुद्दा था और ये मुद्दा हमारे बच्चों के फॉरेन एजुकेशन का मुद्दा है, आप इसको बंद कर रहे हैं, हमारा एक भी एमएलए वहां पे तांडव नहीं कर रहा है, वहां पे कोई बात नहीं खड़ी कर रहा है, तो कल जाके अगर यहाँ पे कोई एमएलए आता है तो हम उसको पूछ सकते हैं और वो छाती चौड़ी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पूछने वाले लोग हैं। और इसीलिए सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी आज की इस तारीख में जहां पर हम राजनीतिक तरीके से हार चुके हैं, वहां पर समाज और सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करे, ताकि आने वाली जो लीडरशिप है, आने वाली जो राजनीति है, वो सक्षम बन सके और उसको इस बात का पता हो कि ये जो राजनीति निकली है ये समाज की राजनीति है। सर्वांत आधी वक्त्यांचे आभार व्यक्त करतो। त्यांनी त्यांच्या अत्यंत व्यस्त शेड्यूलमधून वेळात वेळ काढून कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आम्हाला अमूल्य संबोधन केले। विशेष आभार या बाबीसाठी की वक्त्यांनी आंबेडकरवादी राजनीतीची दशा आणि दिशा एक सामाजिक मंथन या विषयावर त्यांच्या विचारांची जोड दिली आणि त्या फ्रेममध्ये राहून त्यांची भाषणं केली। त्यांचे मनपूर्वक आभार। मी
आयस्काच्या सोशल मीडिया टीमचे आभार व्यक्त करतो की त्यांच्या प्रयत्नातून आम्ही सोशल मीडियाद्वारे समाजातील लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो. तसेच सर्व मार्गदर्शक व सिनियर मंडळीचे मी आभार मानतो. त्यांनी वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करून हा कार्यक्रम पूर्णत्वास आणून दिला, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो. हा पूर्ण कार्यक्रम पूर्णत्वास आणण्यास आयस्का संघटनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, सर्व पदाधिकारी, काडर वर्कर तसेच सोशल मीडिया टीम, सूरज निर्मळे, नागपूर आयस्काचे वेदांत, सूरज, भूषण, शेफाली, अक्षय, तुषार, अनुज, संकेत या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो.